आज की इस लेक्चर्स में हम जानेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म मतलब होता है जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो लोग सेम कल्चर शेयर करते हैं, सेम लैंग्वेज जिनका हो, जो लोग सेम आइडेंटिटी शेयर करते हैं, और अगर वो सब लोग मिल के अगर अपना खुद का एक नेशन स्टेट्स बनाना चाहते हैं, उस चाहत को, उस फीलिंग्स को कहा जाता है नेशनलिज्म। और यही नेशनलिज्म और यही फीलिंग्स, यही डिजायर से फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बना था। सो स्टार्ट करेंगे शुरू से, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस का जो पावर था वो ट्रांसफर हो जाता है एम्परर से डायरेक्टली लोगों के पास आ जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिला था फ्रांस में आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब व्हाट चेंजेस वर सीन आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, व्हाट चेंजेस वर सीन इन फ्रांस आफ्टर द पावर ट्रांसफर टू फ्रेंच सिटीजन। फर्स्ट कि वो लोग अपना फ्लैग चेंज करते हैं, एक नया ट्राइकलर फ्लैग वो लोग अडॉप्ट करते हैं। दूसरा, अपना जो थर्ड स्टेट था, द स्टेट जनरल, उसका नाम चेंज करके एज नेशनल असेंबली वो लोग रखते हैं। थर्डली, अपने देश के खातिर वो लोग नए हाइम्स कंपोस्ट करते हैं, ओथ लेते हैं, जो शहीदों को श्रद्धांजलि वो लोग अर्पित करते हैं। फिर वो लोग एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं, अपने सिस्टम्स को, अपने पूरा के पूरे होल सिस्टम्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फिर वो लोग यूनिफॉर्म लॉस लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉस मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट, वो लोग अपने ही देश के अंदर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो होता था, जो टैक्स दिया जाता था, उसको अबोलिश कर लेते हैं। और फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ये वेट एंड मेजरमेंट जो है वो हम अगले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे, कवर करेंगे। फिर फ्रांस को वो लोग अपना कॉमन लैंग्वेज अपने नेशंस का बना लेते हैं, और जो रीजनल्स लैंग्वेज जो होते थे, जो लोकल लैंग्वेज होते थे, उसको वो लोग डिस्करेज कर देते हैं। इसके बावजूद वो जो रिवोल्यूशनरीज हैं वो लोग चुप नहीं बैठते, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि वो यूरोप के हर एक लोगों को हेल्प करना चाहते हैं जो अपना नेशन स्टेट बनाना चाहता हो। अब ये डिक्लेरेशन सुनने के बाद यूरोप के जो अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगहों से जो स्टूडेंट्स जो लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, वो लोग जैकोबियन क्लब फॉर्म करते हैं। जैकोबियन क्लब मतलब रिवोल्यूशनरीज पॉलिटिकल क्लब, जहाँ से वो लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट को वो लोग ऑपरेट करते हैं। इसके बाद जो फ्रेंच आर्मी है वो अपना कैंपेन स्टार्ट कर लेते हैं टुवर्ड्स हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ द इटलीज अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और ये जो वॉर जो वो लोग लड़ते हैं, इस वॉर को रिवोल्यूशनरीज वॉर कहा जाता है। इसके बाद फिर एंट्री होता है नेपोलियन बोनापार्टा की। अब नेपोलियन बोनापार्टा ये इटालियन जो कैंपेन वो लोग जो किए थे उसका मिलिट्री लीडर था। इन द ईयर 1804 पे वो फ्रांस का एम्परर बन जाता है। अब इसके बाद फ्रांस में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टा एम्परर बन जाते हैं। फिर भी वो बहुत सारे अच्छे मेजर्स, बहुत सारे अच्छे प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि अपना पूरा का पूरा होल सिस्टम्स को बहुत ही ज़्यादा रेशनल बनाता है, एफिशिएंट बनाता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इन द ईयर 1804 उसी साल वो एक सिविल कोड पास करते हैं जिसका नाम होता है द सिविल कोड 1804, और उसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स थे, जैसे पहला था रिमूव प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। मतलब ये है, जब राजा का बेटा राजा जैसे होता है, जो कमांडर्स का बेटा कमांडर होता है, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर होता है, अब ऐसे नहीं होगा, जो काबिल है वही बनेगा, पहला। दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने हर कोई समान है। थर्ड पे आता है सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब अगर किसी के पास भी जमीन है तो कोई भी चाहेगा तो उससे वो जमीन नहीं छीन सकता। फोर्थ में आता है एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम्स। फ्यूडल सिस्टम्स मतलब होता है जो लैंड होल्डर्स जो होते हैं वो अपने टेनेंट्स को कुछ लैंड्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी लॉयल्टी के बदले, उनके वफादारी के बदले वो लोग अपना कुछ लैंड्स उनको प्रोवाइड करते हैं, और इस सिस्टम्स को भी एबोलिश्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, जो पीजेंट जो थे, जो फार्मर्स जो थे, उनको सर्डम से फ्रीड किया जाता है, आज़ादी मिल जाती है। सर्डम मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग काम करते थे 5 साल 10 साल के लिए, जो लोग गुलाम बन जाते थे, उनको आज़ादी मिल जाता है। नेक्स्ट,
समाज में जो सामाजिक भेदभाव था टाउन्स एरिया में, उसको रिमूव कर दिया जाता है और जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया जाता है। और ये जो कोड जो है, ये जो नेपोलियनिक कोड है, ये हर वो जगह पे इम्प्लीमेंट होता है जिस एरिया को फ्रांस कंट्रोल करता है। मतलब जैसे कि बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ द इटली, जर्मन एरिया पे ये जो सारे जो कोड्स हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। इसके बाद जो लोग जो हैं वो फ्रीली एंजॉय करते हैं, फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम मिल जाता है। सो बहुत सारे जगह जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, जैसे कि सिटीज़ लाइक ब्रसेल, मीन्स, मिलन, वार्सो, वहाँ पर फ्रेंच आर्मी को वो लोग वेलकम करते हैं। फिर भी इसके बावजूद, नेपोलियनिक कोड के बावजूद, कुछ लोग हैं जो इनके अगेंस्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि नेपोलियनिक कोड के बाद उसका कुछ ड्रॉबैक आ जाता है। जैसे कि पहला आता है, टैक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ही तेज़ी से टैक्स बढ़ता है। दूसरा है, सेंसरशिप इम्पोस्ट कर दिया जाता है। सेंसरशिप इम्पोस्ट जहाँ पर हो जाता है, मतलब ये है कि जब सेंसरशिप इम्पोस्ट होता है तो कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे कुछ भी बोल नहीं सकता, ना ही कुछ बोल सकता है, ना ही कुछ प्रिंट कर सकता है, ना ही कुछ कर सकता है। सो इसे कहते हैं सेंसरशिप इम्पोस्ट, और ये इम्पोस्ट हो जाता है नेपोलियनिक कंट्रोल एरिया पे। और थर्ड पे होता है, जब भी फ्रांस को ज़रूरत होगा सो किसी को भी फोर्सफुली वो लोग फ्रेंच आर्मी में शामिल कर सकते हैं। सो ये था ड्रॉबैक ऑफ द नेपोलियनिक कोड एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप।